नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बन जाने के बाद अब सबकी नजर लगी है अगले वर्ष की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर। और इसमें जिस राज्य पर सबसे ज्यादा पूरे देश भर की नजर रहेगी वो चुनाव है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होना है तो जैसे आपने देखा ना कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्या मुद्दा बना? वोट चोरी का। वो मुद्दा क्या बना? एसआईआर का। तो वैसे ही पश्चिम बंगाल चुनाव की जब अब उल्टी गिनती शुरू हुई है बिहार चुनाव के बाद, तब से लगातार एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति भी गर्म है। वैसे ही जैसे आप याद कीजिए कि इसी वर्ष अगस्त महीने से जब ये चर्चा चली, जुलाई से ही कह लीजिए, जब ये चर्चा चली कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, एसआईआर शुरू हुई, तो लगातार जो है बिहार का विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता रहा कि इसमें इतने लाख नाम कट जाएंगे, इतने लाख लोगों के नाम फलानी जाति के काट दिए जाएंगे, फलाने धर्म वालों के काट दिए जाएंगे, फलानी पार्टी के समर्थकों के नाम कट जाएंगे और इसमें चोरी छुपे फलाने पार्टी की के अतिरिक्त काल्पनिक वोटर्स के नाम जोड़ दिए जाएंगे। कई तरीके अपनाए गए। उसके लिए बताया गया कि फलाना होल्डिंग नंबर 0 में 450 मतदाता रहते हैं। ये सभी मतदाता कौन हैं, कहां से आए, ठीक, इस पर आरोप और प्रत्यारोप होता रहा पूरे बिहार में चुनाव में। मित्रों, मैं वही हाल अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू हो चुका है और जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो वहां भी बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही ममता बनर्जी ने एसआईआर को मुद्दा बनाया है कि उस एसआईआर की प्रक्रिया का दबाव जो सरकारी कर्मचारी, जो बीएलओ हैं, वहां ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर जो है बीएलओ, उन पर काम का इतना दबाव है जिससे वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रयास है, तो सबसे पहले समझिए कि वो है कौन। बीएलओ कौन होते हैं? बीएलओ होते हैं राज्य सरकार के कर्मचारी, नहीं होते हैं ना सामान्य तौर पे। और राज्य सरकार के कर्मचारी क्या बयान देंगे? जो उनका जो बॉस होगा वही कहेगा। नहीं तो अगर ये बातें 50-100 लोगों से, जहां हर बूथ के लिए एक बीएलओ होना है वहां पर 50-100 लोगों से यह कहवा देना मुश्किल काम है क्या? नहीं, क्योंकि उनका अल्टीमेट बॉस कौन है? उनके राज्य सरकार के अधिकारी होंगे। उनकी नौकरी किसके हाथ में है? किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को परेशान करना, यह काम कौन करेगा? यह काम तो चुनाव आयोग का तो अपना कोई कर्मचारी है नहीं है। तो चुनाव आयोग का जब कर्मचारी नहीं है, जब रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होते हैं, नहीं तो जब कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तो जितने बीएलओ हैं ये सब के सब तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ही काम करेंगे, उन्हीं के कर्मचारी हैं। तो इसीलिए, और दूसरा तो इस प्रकार के बयान दिला देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिहार में भी हम लोगों ने देखा, बिहार में अंतिम परिणाम क्या हुआ। ये एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर अंतिम परिणाम क्या हुआ? मैं तो जब बिहार में हो रहा था तब भी मैंने कहा था कि ये वोट चोरी का मामला, ये एसआईआर का मुद्दा बैकफायर करेगा विपक्ष के लिए। आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, जब राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर जब राहुल गांधी ये विषय उठा रहे थे कि जानबूझकर मुसलमानों के वोट काटे जाएंगे, जानबूझकर दलितों का वोट काटा जाएगा, जानबूझकर वैसे मतदाताओं का वोट काटा जाएगा जिसे जो बीजेपी को वोट नहीं डालता। अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंतिम परिणाम 2-3 चीजें हुई। एक तो सबसे पहले कहीं भी बीजेपी को, जब राहुल गांधी या विपक्ष ने यह कहा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर मुसलमानों के वोट काट रही है इसलिए कि मुसलमान उनके वोटर नहीं है, ठीक, तो मुसलमान तो वैसे ही बीजेपी को वोट नहीं देता।
तो ये मुस्लिम पोलराइजेशन तो पहले ही से है, ऑलरेडी है बिहार में। नहीं, बिहार में तो मुस्लिम ऑलरेडी पोलराइज्ड है। मुसलमान वोट कहाँ जाता है? वो कैंडिडेट जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है, मुसलमानों का वोट वही जाता है, पहले से ही उसी पाले में है। बीजेपी को नहीं जाना है, मुसलमान का वोट न गया था न जा रहा है। वही हाल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता है या मिलेगा? कोई भी कि जिसे थोड़ी सी भी राजनीति की समझ है, ठीक है। और बीजेपी, मैं बताऊं आपको, बीजेपी की जो रणनीति है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी में अंतर क्या है ये समझिए। वाजपेयी की जो बीजेपी थी, आडवाणी युग की जो बीजेपी थी, वो चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मुसलमानों का वोट भी हमें मिले। इसलिए आपने देखा 1980 में जब जनसंघ का के बदले बीजेपी नाम रखा, वो समूह जनता पार्टी से टूटकर जो समूह जनसंघ के रूप में जनता पार्टी में विलय कर गया था, वो ग्रुप जब निकल कर आया फिर जनता पार्टी से, तो उसने जनसंघ के बदले भारतीय जनता पार्टी नाम रखा। तो वो जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने अपने आप को क्या कहा कि अब वो गांधीवादी समाजवाद की बात करेंगे। नहीं, गांधीवादी समाजवाद, चूंकि उन लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी को लग गया कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। और यही कारण था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, तो वाजपेयी ने कहा कि 3 विवादास्पद मुद्दों पर कंप्रोमाइज कर लिया सरकार बनाने के लिए। और जब वाजपेयी की विदाई हुई, आडवाणी नए नेता बनकर आए, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, आडवाणी नए नेता बनकर आए, तो आडवाणी ने क्या कहा, क्या किया, अपने आप को वाजपेयी जैसा दिखाने का प्रयास किया। और उसके लिए जिन्ना वाला बयान भी आप जोड़ दे सकते हैं उसमें कि चूंकि मान्यता यह थी कि वाजपेयी सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले हैं, और लालकृष्ण आडवाणी कट्टर नेता है, कट्टर हिंदू नेता माने जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, उन दिनों हार्ट लाइनर कहा जाता था। तो लालकृष्ण आडवाणी ने हर वो प्रयास किया जिससे कि उनकी छवि वाजपेयी जैसी बन सके, केवल इसलिए कि बीजेपी को भरोसा था कि नहीं, हार्ड लाइनर बनकर कभी बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता। और इस धारणा को 2014 में नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। उसके बाद से तो बीजेपी खुल के कह रही है कि नहीं, मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती है एक भी मुसलमानों को, नहीं। लेकिन आप याद कीजिए वाजपेयी का युग, वाजपेयी के युग में नहीं जीतने के बाद भी सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को लगातार मंत्री बनाया जाता था। और सहयोगी दलों से, मैंने अपनी पार्टी से भी बनाया जाता था, लोकसभा में नहीं है तो राज्यसभा में लाकर, और सहयोगी दलों से यह कोशिश होती थी कि अधिक से अधिक मुसलमानों को मंत्री बनाया जा सके। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी और पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी भी बीजेपी के साथ एलाई के रूप में काम करती थी, गठबंधन में थी, ठीक है। तो इसलिए वो बीजेपी अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। ये मोदी और शाह की बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी। तो हम आते हैं मूल मुद्दे पर। जब मुसलमान ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो पश्चिम बंगाल में किसके साथ है? वो कहने की बात नहीं है, ममता बनर्जी के साथ ऑलरेडी है। अब सवाल है कि ध्रुवीकरण होना किसका है और किसको इसका फायदा मिला। तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में जितने जोर शोर से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, अमित शाह को कहने का मौका मिल गया, बीजेपी को कहने का मौका मिल गया कि ये किसे बचाना चाहते हैं भाई, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। बीजेपी ने यह सवाल पूछा कि कोई एक दलित ऐसा आकर बताए जिसका नाम कट गया है मतदाता सूची से, तो कोई सामने नहीं आया। तो फिर बीजेपी के लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि क्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालना जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो जनता ने हाथ उठाकर कहा और ईवीएम का बटन दबाकर का भी कहा कि हां जरूरी है। यही बीजेपी के लिए वरदान हो गया। एक तरफ मुसलमान ऑलरेडी पोलराइज, तो मुसलमान को ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत कहां था? तो वोटर अधिकार यात्रा का जो मुख्य मकसद था राहुल गांधी का और विपक्ष का बिहार में, वो तो यही मार खाया कि इसके बदले में पोलराइजेशन किसका हो गया? पोलराइजेशन हो गया हिंदुओं का। और जब मुसलमान पोलराइज हुआ ज्यादा, तो पोलराइजेशन में जहां कहीं भी आरजेडी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमजोर पड़े, तो चूंकि मुसलमान
धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो फिर उसका लाभ कई विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम को भी मिला। क्योंकि जो बातें राहुल गांधी खुलकर नहीं कह सकते, जो बात तेजस्वी यादव खुलकर नहीं कह सकते थे, उसी बात को ओवैसी ने खुलकर कहा। तो जब खुलकर बोलने की बात आई तो उसका लाभ किसको मिला? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तुलना में ओवैसी को। सच है या नहीं है? तो इस बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में फिर बिहार चुनाव की तरह ही ममता बनर्जी एसआईआर का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रही हैं, एसआईआर को मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की तरह ही ममता बनर्जी को इसका नुकसान हो सकता है? नुकसान की संभावना ज्यादा है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मुसलमान तो ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं, ध्रुवीकृत हैं। कहीं कोई ध्रुवीकरण अगर मतलब अगर कहीं कोई कमी है तो वो हिंदू में है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन मुसलमानों का होगा उतना ज्यादा हिंदू पोलराइज करेंगे। तो फिर ममता बनर्जी को फायदा क्या हुआ? यही तो हुआ बिहार में। बिहार में यही हुआ है ना। कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।